भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म रामायण। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त एआई टेक्नोलॉजी के साथ बन रही है जो कहानी कहने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो जरा इस नंबर को देखिए, $500 मिलियन। जी हाँ, ये रामायण का 2 पार्ट का बजट है और इसी के साथ ये बन जाती है भारत की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म। अब जाहिर है, इतने बड़े, इतने विशाल महाकाव्य को पर्दे पर लाने के लिए कोई मामूली टेक्नोलॉजी तो काम नहीं आने वाली थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आप वानरों की विशाल सेनाओं, दिव्य अस्त्रों और पौराणिक लोकों से भरा एक पूरा का पूरा यूनिवर्स आखिर कैसे बना सकते हैं, और वो भी ऐसे कि उसे बनाने और रेंडर करने में ही 1 दशक न बीत जाए। इसका जवाब है एक गुप्त हथियार, एक सीक्रेट वेपन जिसका नाम है ब्रह्मा एआई। ये डीएनएजी और नमित मल्होत्रा ने खास तौर पर इसी महाकाव्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया है। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो चलिए अब और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये ब्रह्मा एआई आखिर है क्या, और इसे एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड एआई नेटिव मीडिया टेक्नोलॉजी के तौर पर तैयार कैसे किया गया। तो ब्रह्मा एआई असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो डीएनएजी का अपना एआई और मशीन लर्निंग डिवीजन है। इसे सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि कहानी के आइडिया से लेकर फाइनल शॉट तक फिल्म बनाने के हर एक पहलू में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। और हाँ, ये एआई पावर हाउस कोई रातों रात नहीं बना। डीएनईके ने बहुत ही सोच समझकर दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनियों को एक साथ लाया है। जैसे कि किरदारों की मसल्स और स्किन को एकदम असली दिखाने के लिए उन्होंने जीवा टेक्नोलॉजीज को चुना। एआई से रियलिस्टिक चेहरे और डिजिटल इंसान बनाने के लिए मेटाफिजिक्स को शामिल किया, और इस सब डेटा को संभालने और प्रोसेस करने के लिए प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज के क्लियर प्लेटफॉर्म को इसका बेस बनाया। सच कहूं तो ये एक डिजिटल ड्रीम टीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। अब हम रामायण में इस्तेमाल हो रहे खास एआई मॉड्यूल्स को समझेंगे। इन्हें आप एक हाई-टेक टूल किट की तरह सोच सकते हैं। तो इस शस्त्रागार में जो पहला टूल है वो है वाणी मॉड्यूल, जो भाषाओं की ग्लोबल रुकावट को तोड़ता है। ये मामूली डबिंग से मीलों आगे है। सोच कर देखिए, ये सिर्फ ऊपर से एक अलग भाषा की आवाज नहीं लगाता, ये एआई का इस्तेमाल करके असल में एक्टर के चेहरे पर होठों के पिक्सेल्स को बदलकर उन्हें फिर से एनिमेट करता है। नतीजा, जब कोई किरदार जापानी या स्पेनिश में बात करेगा तो उनके होठ बिल्कुल उसी भाषा के हिसाब से हिलेंगे, मानो उन्होंने सच में वो भाषा बोली हो। इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि खराब डबिंग की वजह से अब किसी बेहतरीन फिल्म को देखने का मजा किरकिरा नहीं होगा। वाणी मॉड्यूल के एआई लिपसिंग से ऐसा लगेगा जैसे रणबीर कपूर या साई पल्लवी ने खुद वो भाषा सीखी और बोली हो। ये चीज दुनिया भर के बाजारों के लिए दरवाजे खोल देती है। अगला है जीवा और आत्मन मॉड्यूल। ये दोनों फिल्म के बड़े बड़े एक्शन सीन्स के लिए जीवंत डिजिटल किरदार, प्राणी और डबल्स बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं, जो जीवा मॉड्यूल है वो समझिए वानर सेना जैसे प्राणियों के लिए डिजिटल कंकाल बना रहा है, उनकी मांसपेशियां, उनकी त्वचा, ताकि उनका हर एक मूवमेंट बिल्कुल असली लगे, जरा भी नकलीपन ना हो। और फिर आता है आत्मन मॉड्यूल। ये क्या करता है? ये खतरनाक स्टंट्स के लिए एक्टर्स के एकदम हूबहू डिजिटल डुप्लीकेट बना देता है, जिन्हें हम डिजिटल डबल्स कहते हैं। इसका फायदा, वो ऐसे ऐसे हैरत अंगेज एक्शन सीन्स कर सकते हैं जो किसी इंसान के लिए करना नामुमकिन है, और वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। और फिर है लोक का मॉड्यूल। इसका इस्तेमाल फिल्म की विशाल पौराणिक दुनिया बनाने और उससे और भी ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। ये काम कैसे करता है? कल्पना कीजिए कि आप एक असली सेट की लाखों तस्वीरें लेते हैं। लोका मॉड्यूल एआई गॉसियन स्प्लैटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके उन तस्वीरों को 3D पॉइंट्स के एक बहुत बड़े बादल में बदल देता है। इससे वे अयोध्या और लंका जैसे विशाल सेट्स को एक ऐसी डिजिटल दुनिया में बदल सकते हैं जिसमें कैमरा कहीं भी किसी भी एंगल से घूम सकता है और सब कुछ एकदम असली और अनंत लगता है। अब हम एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल के पीछे की सोच के बारे में है, जिसे वे माइंड स्क्वायर फिलॉसफी कहते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे की जो सोच है, उसे प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का ये एक वाक्य पूरी तरह समझा देता है। एआई केवल मानवीय कल्पना को कई गुना बढ़ाने के लिए मौजूद है, उसे बदलने के लिए कभी नहीं, और यही इस प्रोजेक्ट का मूल मंत्र है। तो यहां एक बहुत बड़ा फर्क किया गया है।
वे यूटिलिटी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आर्टिस्ट की सोच को तेज़ और बेहतर बनाने में मदद करता है, जैसे रेंडरिंग या लिप सिंक। लेकिन वे जेनरेटिव एआई को पूरी तरह से नकार रहे हैं, जो अपने आप स्क्रिप्ट या एक्टिंग जैसी क्रिएटिव चीज़ें बनाता है। और ये फ़र्क इतना ज़रूरी क्यों है? ये सब कुछ इंसानी परफॉर्मेंस की सच्चाई और हमारी सांस्कृतिक सच्चाई को बचाने के बारे में है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि फिल्म की आत्मा उसके कलाकार हैं, रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी। उनकी भावनाओं और उनके अभिनय को एआई से नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि एआई को उनके हर छोटे से छोटे एक्सप्रेशन और मुस्कान की नकल करने के लिए ट्रेन किया गया है, ताकि डिजिटल डबल्स भी हूबहू उन्हीं की तरह अभिनय करें। यहाँ एआई एक नकलची है, कलाकार नहीं। और देखिए, इस सोच के पीछे ना एक बहुत ही सीरियस और रियल वर्ल्ड वजह भी है। जो मुख्य अभिनेत्री हैं साई पल्लवी, उनके साथ जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डीप फेक घटना हुई थी, वो एक जीता जागता सबूत है कि क्यों बेलगाम जेनरेटिव एआई पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और खासकर तब जब बात सीता जैसे इतने पूजनीय किरदार को पर्दे पर उतारने की हो। और सबसे बढ़कर, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूजनीय सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथ है। इसके क्रिएटिव सार को, इसकी आत्मा को एल्गोरिदम को सौंपना एक बुनियादी विश्वासघात होता। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए? रामायण प्रोजेक्ट हमें ये दिखाता है कि एआई का इस्तेमाल इंसानी महत्वाकांक्षा को पौराणिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कैसे किया जा सकता है, वो भी बिना उसकी आत्मा को चुराए। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या यही भविष्य है? एआई कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि कलाकार के सबसे बेहतरीन औजार के रूप में।